दोस्तों, सोचिए कि आप अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर निकले और अचानक एक गलत रास्ता लेने से आपका परिवार एक खतरनाक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में फंस गया। वहाँ एक पागल आदमी और उसका खौफनाक क्रिएचर आपका पीछा कर रहे हैं। आगे जाकर हर कदम पर डर और खतरा आपका इंतजार कर रहा है और हर मोड़ पर मौत आपके सामने खड़ी है। ऐसी ही खौफनाक कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, जिसका नाम है बैथ। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी बड़े फैसिलिटी के अंदर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। फिर वो एक कमरे में पहुंचा जहां उसने एक मास्क पहन लिया और फिर वहां से बाहर निकल गया। उसी फैसिलिटी के बेसमेंट में एक आदमी बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया तो खुद को बंधा हुआ देखकर डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी उसके पीछे एक डरावना जीव धीरे धीरे उसके पास आया और अचानक उस पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने उसे बेरहमी से मार डाला। तभी वही आदमी वहां आ गया। जैसे ही वो कमरे में घुसा, उस क्रीचर ने हमला रोक दिया। वो आदमी धीरे धीरे जीव के पास गया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। इसके बाद उसने मरे हुए आदमी का बैज उठाया और उसकी लाश अपने साथ ले गया। बाद में एक कमरे में उसने लाश के टुकड़े काटे और अपने उस क्रीचर को खिलाए। अब सीन बदलकर हैरिंग परिवार पर आता है। वे लोग यूनाइटेड किंगडम जा रहे थे ताकि एंड्रिया अपनी माँ के करीब रह सके। उसके साथ उसका पति ड्रू और उनके 2 बच्चे लूकस और सारा थे। दूसरी ओर एंड्रिया का भाई वेस्ली अपनी माँ के साथ था। वे हैरिंग परिवार के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। वहीं हम वेस्ली के बेटे नोआह को भी देखते हैं। इसी बीच वही फैसिलिटी वाला आदमी सड़क पर कांटेदार तार बिछा रहा था। बाद में उसने मेन रोड पर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था रोड क्लोज्ड। अब रात हो चुकी थी। रास्ते में पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी वे उस बोर्ड के पास पहुंच गए जो फैसिलिटी वाले आदमी ने लगाया था। ये देखकर ड्रू, जो पहले से चिढ़ा हुआ था, और भी गुस्सा हो गया। फिर एंड्रिया ने नक्शा देखकर कहा कि कुछ किलोमीटर पीछे एक कच्चा रास्ता है जो उन्हें मेन रोड तक पहुंचा देगा। ड्रू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि कार किराए की थी और कच्चे रास्ते से जाने पर कार गंदी हो जाएगी। उसने पूछा, क्या और कोई रास्ता नहीं है? एंड्रिया ने कहा, तो हमें वापस मेन इंटरसेक्शन जाना पड़ेगा जो 40 मील पीछे है। ड्रू ये सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन सभी के दबाव में वो ना चाहते हुए भी गाड़ी मोड़ने को तैयार हो गया और वे कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। पहले से ही गुस्से में होने के कारण ड्रू बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। परिवार ने उसे स्लो चलाने के लिए भी बोला, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। फिर अचानक सड़क पर बिछा कांटेदार तार टायर में फंस गया, जिससे टायर फट गया और गाड़ी पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा परिवार बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब एंड्रिया ने आंखें खोली तो उसने खुद को उसी बेसमेंट में पाया जहां वो अजीब आदमी और डरावना जीव रहते थे। फिर उसने देखा कि पूरा परिवार बेहोश है और सब जंजीरों से बंधे हुए हैं। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन बेकार रहा। फिर वो अपने पति के पास गई, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और वो गंभीर रूप से घायल था। थोड़ी देर में लूकस होश में आया। जब उसने खुद को बंधा हुआ देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। एंड्रिया ने उसे चुप रहने के लिए कहा और अपने पापा पर नजर रखने को कहा। फिर सारा भी डर के मारे जाग गई तो एंड्रिया और लूकस ने उसे शांत किया। फिर एंड्रिया ने दोनों बच्चों को दिलासा देते हुए कहा कि चाहे जिसने भी उन्हें यहाँ रखा हो, वे सब मिलकर यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी किसी के कदमों की आहट आई। ये सुनकर एंड्रिया ने बच्चों से कहा कि बेहोश होने का नाटक करें। फिर वो खुद भी आंखें बंद कर वहां लेट गई। उसी समय वही आदमी अंदर आया। उसके साथ एक घायल औरत भी थी। उसने उस औरत को कमरे के बीच में रखा और वहां से जाने लगा। तभी बेहोशी की हालत में ड्रू ने अपनी पत्नी को पुकारा। ये सुनकर वो आदमी पलटा और परिवार को गौर से देखने लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वहां से चला गया। आदमी के जाते ही सबने आंखें खोली। तभी बेसमेंट में उस क्रीचर की डरावनी दहाड़ गूंज उठी, जिसे सुनकर सब डर के मारे कांप गए। कुछ ही पलों बाद वो भयानक क्रीचर बाहर आया और धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगा। फिर अचानक वो उस पर टूट पड़ा और उसे बेरहमी से नोच नोच कर खाने लगा, जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। ये खौफनाक नजारा देखकर लूकस से सहा नहीं गया और वो उल्टी कर बैठा। तभी एंड्रिया ने हिम्मत दिखाते हुए उस राक्षस के पास जाने की कोशिश की और उसे पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? इसी बीच एंड्रिया की माँ के घर पर वेस्ली अपनी बहन की देरी से लौटने को लेकर परेशान था। उसने एंड्रिया को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग पाई। वही नोआ ने भी अपने कजिन्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन भी बंद आ रहे थे। ये सब देखकर वेस्ली की माँ को चिंता होने लगी। तब वेस्ली ने कहा कि वो खुद जाकर देखेगा। नोआ ने साथ चलने की जिद की, लेकिन वेस्ली ने उसे घर पर ही रुकने को कहा ताकि अगर एंड्रिया और उसका परिवार लौट आए तो वो तुरंत उसे खबर दे सके। उधर बेसमेंट में ड्रू को धीरे धीरे होश आने लगा था जब उसने महसूस किया कि वो जंजीरों से बंधा हुआ है। घबराते हुए उसने पूछा, हम कहाँ हैं? एंड्रिया ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, लेकिन उसने चेतावनी दी कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। ये सुनकर ड्रू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। परिवार ने समझाया कि ये बेकार है, लेकिन ड्रू ने हमेशा की तरह किसी की बात नहीं मानी। वो लगातार जंजीरों को खींचता रहा, लेकिन तभी अचानक उसे उस डरावने क्रीचर की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसने पूछा, ये कैसी आवाज थी? तब एंड्रिया ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने उस भयानक क्रीचर को देखा था और उसके बाद क्या क्या हुआ।
लेकिन ड्रू को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। एंड्रिया कुछ और कहने ही वाली थी कि ड्रू फिर से बेहोश होने लगा। ये देखकर एंड्रिया ने अपने बेटे लुकास से पानी लाने के लिए कहा। लुकास ने पास ही एक बाल्टी में पानी टपकते देखा और वो जल्दी से उसे उठाकर अपने पापा की चोट साफ करने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऊपर नजर डाली तो देखा कि पानी किसी छत से नहीं बल्कि एक इंसानी हाथ से टपक रहा था। ये खौफनाक नजारा देखकर लुकास डर के मारे पीछे हट गया और बाकी सबके चेहरे पर भी डर छा गया। उसी पल बेसमेंट का दरवाजा खुला और वो अजीब आदमी अंदर आ गया। तभी ड्रू ने खड़े होकर पूछा, वो हमें क्यों पकड़ा है? लेकिन आदमी कुछ नहीं बोला। तब एंड्रिया ने उसे उस क्रीचर के बारे में पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद उस आदमी ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। ये सुनकर ड्रू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। तब आदमी ने समझाया, ये दीवार ही तुम्हारे और उस राक्षस के बीच की एकमात्र रुकावट है। अगर तुम इसके पीछे रहोगे तो तुम लोग सुबह तक सुरक्षित रह सकते हो। फिर उसने ठंडी नजरों से सबकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि उस राक्षस के लिए बलि कौन बनेगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। जाते जाते एंड्रिया ने उसे पानी की बोतल मांगी। आदमी कुछ पल रुका और बोला, पानी मिलेगा, लेकिन वो यहीं इस कमरे में कहीं छुपा कर रखा है, ढूंढना तुम्हें खुद होगा। तब एंड्रिया ने कहा, मुझे फर्स्ट एड किट भी चाहिए, लेकिन आदमी ने तुरंत मना कर दिया। एंड्रिया ने थोड़ी देर सोचकर चालाकी से कहा, मेरे पति के शरीर से बहुत खून बह चुका है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो राक्षस के लिए सही खाना नहीं रहेगा और तब तुम्हारा वो जीव बीमार पड़ जाएगा। तुम्हें किसी वजह से उसे खिलाना है तो बेहतर होगा कि वो स्वस्थ रहे। आदमी उसकी चालाकी से प्रभावित हुआ और केवल पानी का ठिकाना बता दिया। जब एंड्रिया ने फिर से किट मांगी तो आदमी ने कहा, अगर नहीं चाहती कि वो तकलीफ झेले तो पहले उसे बलि के लिए दे दो। ये कहकर वो चला गया। इस बीच वेस्ली अपनी बहन और बाकी परिवार को ढूंढ रहा था। तभी उसने उस चेतावनी वाले साइन बोर्ड को देखा। इसे देखकर उसे शक हुआ, इसलिए वो गाड़ी से उतरा और आसपास का एरिया चेक करने चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसने एक बोर्ड देखा जिस पर कई लापता लोगों के पोस्टर लगे थे। ये देखकर उसे अजीब सा लगा। फिर वो गाड़ी में लौट आया और अपने बेटे को फोन किया। उसने बताया कि शायद ड्रू घर लौटते समय अलग रास्ता ले गया है, इसलिए वो वहां जाकर देखेगा। साथ ही उसने नोआह से कहा कि ड्रू और उसके परिवार के लिए पुलिस में पहले ही मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दे। जब वो उस रास्ते पर पहुंचा तो उसने एक आदमी को देखा। उसने आदमी से अपने परिवार के बारे में पूछा और बताया कि उनका परिवार कुछ घंटों से लापता है। आदमी ने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। उसने ये भी बताया कि वो इस रास्ते पर इसलिए खड़ा है क्योंकि अगले दिन इस एरिया में मोटोक्रॉस इवेंट होने वाला है, इसलिए उसने लोगों को भटकने से रोकने के लिए वो साइन बोर्ड लगाया था। जब वेस्ली वहां से जाने लगा तो आदमी ने अचानक अजीब बात कही, मजबूत लोग कठिन समय में टिकते हैं और वे जल्दी ही सामने आएंगे। ये सुनकर वेस्ली थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसने आदमी का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। उधर बेसमेंट में ड्रू ने परिवार से कहा कि वे आसपास कुछ नुकीली चीजें ढूंढें ताकि खुद को छुड़ाने की कोशिश कर सकें। परिवार ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले भी कोशिश की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर ड्रू मरी हुई औरत के शरीर में कुछ ढूंढने गया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर औरत की बेल्ट पर पड़ी और उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि क्रिएचर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही क्रिएचर उसके पास पहुंच गया, ड्रू ने किसी तरह आखिरी क्षण में बेल्ट निकालकर पीछे हटने में सफलता पाई। वहीं एंड्रिया की मां के घर पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन ऑफिसर ने मिसिंग व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें गायब हुए अभी तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे। लेकिन वेस्ली जिद पर अड़ा रहा। ये देखकर पुलिस ने कहा कि वे उस इलाके के लोगों से पूछताछ करके कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वे इसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर वेस्ली नाराज होकर बोला कि लगता है पुलिस वालों को मोटोक्रॉस इवेंट की चिंता ज्यादा है। ये सुनकर ऑफिसर हैरान होकर बोला कि उसे इस इवेंट की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर बेसमेंट में ड्रू की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। ये देखकर एंड्रिया ने उसे बोली कि वेस्ली अब तक उनकी स्थिति से वाकिफ हो चुका होगा और जल्दी ही उन्हें ढूंढने यहाँ आएगा। उसने ड्रू को हिम्मत देते हुए कहा कि बस तब तक उन्हें सुरक्षित रहना होगा। इसी बीच ऑफिसर ने वेस्ली से उस आदमी के बारे में पूछताछ की जिसने मोटोक्रॉस इवेंट का जिक्र किया था। वेस्ली ने उस आदमी के बारे में सारी जानकारी दी। इसके बाद ऑफिसर ने कहा कि वो इसकी पूरी छानबीन करेगा और अगर कोई खबर मिली तो उन्हें कॉल करेगा। साथ ही उसने कहा कि अगर परिवार खुद लौट आया तो उन्हें भी तुरंत सूचित करना। इसके बाद ऑफिसर वहां से चला गया। अगले दिन जब वह आदमी बेसमेंट में आया, फिर उसने अचानक अपना मास्क हटा दिया और वो वही आदमी निकला जिसे वेस्ली पहले रास्ते में मिला था। फिर उसने परिवार से कहा कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो व्यक्तिगत कारण से नहीं था बल्कि उस क्रिएचर के लिए था। इसके बाद उसने चेतावनी दी कि समय खत्म हो गया है और अब उन्हें तय करना होगा कि कौन सबसे पहले उस क्रिएचर का शिकार बनेगा। तब ड्रू खुद को आगे बढ़ाया। ये देख वह आदमी ड्रू को मरी हुई औरत के पास खींच ले गया। जब ड्रू उठने की कोशिश करने लगा तो उस आदमी ने अपने हथियार से उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने ड्रू की जंजीरों को हटा दिया और कमरे से बाहर चला गया। तभी क्रिएचर धीरे धीरे ड्रू की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तब तक ड्रू होश में आ चुका था।
जैसे ही क्रिएचर उसके पास आया, ड्रू ने मरी हुई औरत की बेल्ट उठाकर उस पर हमला किया, लेकिन इसका क्रिएचर पर ज्यादा असर नहीं हुआ। उल्टा वो और भी गुस्से में आ गया और ड्रू को पकड़ लिया। ये देखकर परिवार ने उसे बचाने के लिए पीछे से खींचा, लेकिन क्रिएचर ने खींचते खींचते ड्रू का हाथ ही उखाड़ दिया। अब ड्रू अपने परिवार की बाहों में गिर पड़ा। ये देख एंड्रिया ने शोक में समय बर्बाद नहीं किया और बच्चों से कहा कि अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई योजना बनानी होगी। इस बीच वेस्ली और नोआह परिवार की खोज करते हुए उस इलाके के घरों के पास पहुंचे। तब वेस्ली ने एक घर में जाने का फैसला किया, जहां एक औरत ने दरवाजा खोलकर उसका स्वागत किया। फिर वेस्ली ने उसे परिवार के गायब होने के बारे में बताया और पूछा कि क्या उसे कुछ जानकारी है। औरत ने जवाब दिया कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी वेस्ली ने एक फोटो देखी जिसमें एक छोटा लड़का था। औरत ने बताया कि ये उसका बेटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बातचीत के दौरान औरत थोड़ी नर्वस लग रही थी। तभी नोआह दरवाजे पर आ गया। वेस्ली ने कहा कि उन्हें अब जाना होगा, लेकिन जाने से पहले औरत ने वही लाइन दोहराई जो उस आदमी ने पहले वेस्ली से कही थी। ये सुनकर वेस्ली थोड़ा शक में पड़ गया, लेकिन उसने नजरअंदाज करके घर छोड़ दिया। इसी बीच अंडरग्राउंड फैसिलिटी में वो आदमी औरत की लाश को एसिड में घुला रहा था। साथ ही वो अपने बेटे की तस्वीरें देख रहा था और अचानक अतीत में चला गया, जब वो जवान था और अपने बेटे को ढूंढ रहा था। फिर वो वापस वर्तमान में आया और उसी समय उसकी पत्नी का फोन आया। तभी हमें पता चलता है कि वो औरत वास्तव में उसकी पत्नी थी। उधर बेसमेंट में ड्रू अपनी चोटों और दर्द से जूझ रहा था। तभी उसे उस आदमी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर परिवार ने फर्श साफ करना शुरू किया। जब वो आदमी कमरे में आया और ड्रू को देखा, वो गुस्से में आ गया क्योंकि क्रिएचर ने ड्रू को नहीं मारा था। गुस्से में उसने सारा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी ड्रू पीछे से आ गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। एक हाथ की कमजोरी के कारण आदमी ड्रू पर भारी पड़ा और उसी दौरान उसने ड्रू के हाथ से बेल्ट निकाल ली। खून की तेज गंध फैलते ही क्रिएचर बाहर आया और धीरे धीरे ड्रू की ओर बढ़ने लगा। तभी वो आदमी एंड्रिया पर हमला करने गया, लेकिन एंड्रिया ने उसके मेन पॉइंट पर वार किया और उसे चोट पहुंचा दी। ये देखकर उसके बच्चे भी मदद के लिए आगे बढ़े और मौका पाकर लूकस ने आदमी के हाथ से हथियार छीन लिया। तभी वो आदमी फिर से अतीत में चला गया और उसे याद आया कि उसने क्रिएचर को उसके बेटे का बैकपैक लेकर पाया था, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने क्रिएचर को अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला किया। वर्तमान में वह आदमी लूकस पर हमला करने आया, लेकिन लूकस ने उसी हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया। तभी सारा ने चेन से उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसे वहीं रोक दिया। दूसरी ओर ड्रू ने लूकस से हथियार लेकर क्रिएचर को दूसरे कमरे की ओर खींच लिया। इसके बाद परिवार ने मिलकर उस आदमी को चेन से बेहोश कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि जंजीरों की चाबी थोड़ी दूर उनके पास गिर गई थी। तब ड्रू कमरे से बाहर आया और चाबी को परिवार की ओर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल क्रिएचर ने ड्रू को बेरहमी से मार डाला। ये देखकर परिवार डर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी वो आदमी सारा का पैर पकड़ने लगा, लेकिन सारा ने अपने पैर से उसे धक्का देकर छुड़ा लिया। अब वो पागल आदमी अपने ही पालतू क्रिएचर के सामने खड़ा था और कुछ ही पलों बाद क्रिएचर ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। कुछ देर बाद परिवार सफलतापूर्वक फैसिलिटी से बाहर निकल गया और थोड़ी दूर पर उन्हें नोआह और वेस्ली मिल गए। वे एक दूसरे से गले मिले और फिर सभी वहां से जाने लगे। लेकिन इसी बीच क्रिएचर अपनी जंजीरों से आजाद हो चुका था और अब वो अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रहा था और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।